हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम श्रीवास्तव हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBM सिविल ऑनलाइन। सो गाइस, अभी तक हमने WSM मेथड में क्या क्या एजम्पशंस दिए गए हैं यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज का लेक्चर, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। आज इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं कि ये कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट सेक्शन का कहां से लिया गया है और किस तरीके से आता है। और बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे जो मॉड्यूलर रेशियो हमारे कोड ने दे रखा है, वो मॉड्यूलर रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए दे रखा है कि शॉर्ट टर्म के लिए दे रखा है। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन टॉपिक पर हम फोकस करते ही नहीं हैं जब सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे होते हैं, और ये टॉपिक एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वही होते हैं। सो अगर इन टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज गेन हो ही जाएगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ जाएगा। सो अगर आज ये लेक्चर आपने ट्यून कर रखा है, स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले आप श्योर कर लें कि आप पूरा लेक्चर देखने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप पूरा लेक्चर देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक मैं क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला हूँ और कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। सबसे पहले आप जानते होंगे कि अभी तक हमने WSM मेथड में ये सीखा था कि अगर WSM मेथड में ये स्टील दिया है जिसे मैं AST से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं इस स्टील को रिप्लेस कर सकता था इस तरीके से कंक्रीट के फॉर्म में, और इसे हम बोल सकते थे या इसे मैं बोल सकता था MAST। ठीक है। सो ये क्यों कर रहे हैं और क्यों हम कर पा रहे हैं, इसकी तरफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, और सोम में हमने सीखा था, अगर आपको याद हो तो हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ के बारे में हमने सीखा था, अगर थोड़ा सा आपको याद हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये है और इस एक्सिस पे हम स्ट्रेन ले रहे होंगे और इस एक्सिस पे स्ट्रेस ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अच्छा, और अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं, स्टील के लिए बना लेते हैं, स्टील के लिए ही एनालिसिस करते हैं। अगर स्टील के लिए हम कर्व बनाएं तो स्टील के लिए हमें कुछ इस तरीके से कर्व स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन मिल रहा होता है। अच्छा, हुक्स लॉ क्या बोलता है? अगर हुक्स लॉ की तरफ हम बात करें तो हुक्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया। वो लॉ कुछ इस तरीके से था, उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। कब तक ये प्रोपोर्शनल होगा? जब तक एलोंगेशन जो होने वाला है, जब तक डिफॉर्मेशन जो होने वाला है वो विद इन लिमिट रहेगा, मतलब वो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि स्ट्रेस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होने वाला है स्ट्रेन। कहाँ तक होने वाला है? विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर हम स्टील के बारे में बात करें तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट हमें ये मिल रहा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशनशिप होने वाला है। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं कि स्ट्रेस, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू E टाइम स्ट्रेन। यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद एक नया कोफिशिएंट लाते हैं जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कोफिशिएंट को हम बोल रहे होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताना कि जब मैं अभी WSM मेथड डिस्कस कर रहा था इसके पहले के लेक्चर्स में, तो हमने बोला था कि इन केस ऑफ स्टील अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इन केस ऑफ कंक्रीट और स्टील दोनों के लिए वहाँ पे दे रखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो लेने वाले हैं वो लीनियर लेने वाले हैं। एजम्पशंस में ही WSM मेथड के हमारे कोड में दे रखा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो हम लीनियर एज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर एज्यूम करने वाले हैं, मतलब हमारे लिए यहीं तक कर्व इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्टील विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर होता है, बट प्रोपोर्शनल लिमिट
जिस पॉइंट पे मिल रहा होता है वो पॉइंट और जो यील्ड पॉइंट होता है वो लगभग सेम हो रहा होता है, इसलिए हम इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर लौटते हैं कि हमने हुक्स लॉ में सीखा कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा और स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा E टाइम्स स्ट्रेन, या इसे हम E को इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया होगा, ये तो आपने सोम में भी पढ़ रखा है और इससे पहले मैकेनिक्स में भी ये सारी टॉपिक डिस्कस कर रखा होता है आपने। अगर मैं इस इक्वेशन में लेट्स E मतलब जो हमारा स्ट्रेन होने वाला है, अगर उसे हम यूनिट मान लें, 1 मान के चलें, यूनिट मान के चलें, तो क्या होने वाला है देखना आप, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन 1, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा। कब ये होगा? जब हम स्ट्रेन की वैल्यू 1 कंसीडर करके चल रहे होंगे, जब E को हम 1 मान के चल रहे होंगे। ये mm में हो सकता है, ठीक है, जब हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे होंगे। तो क्या बताना, मैंने स्ट्रेस को बताया था कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स होता है मटेरियल का। रिस्पॉन्स मतलब अगर ये बार रहा होगा, अगर ये बार रहा होगा और ये CG रहा होगा बार का, और इस तरीके से इस पर फोर्स लगाया जाए और इस बार को मैं 20 से कट कर दूं, यहाँ से 20 से कट कर दूं, यहाँ से मैं बार को कट करता हूँ तो ये P फोर्स लग रहा होगा। अब क्या होगा कि यहाँ बार कुछ इसी तरीके से होगा, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स सिग्मा डेवलप हो रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी P/A जो होगा ये वाला एरिया होगा, इसी रिस्पॉन्स को हम स्ट्रेस बोल रहे होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, एक चीज़ बताना, अगर यूनिट स्ट्रेन हो जाए तो क्या E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे भी रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स बोल सकते हैं जब स्ट्रेन यूनिट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब किस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं इक्विवेलेंट सेक्शन में, वो आप देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम क्या होता है कि सब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इन सब टॉपिक को छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि कोड में तो दे रखा है, बट कोड में ये नहीं दे रखा है कि आप इस एरिया को भाई साहब रिप्लेस कर दो कंक्रीट से। आप ऐसा एनालिसिस के लिए कर रहे होते हैं और कोड के एजम्पशंस को यूज करके कर रहे होते हैं। ये हम खुद कर रहे होते हैं, कोड में नहीं दे रखा है। तो किस तरीके से कर रहे होते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तक जो बात मैंने डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट की तरफ लौटते हैं। अपने हमने बताया था कि अगर हम बीम का एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा अगर सिंगली रेनफोर्स बीम हम बनाएं तो इस तरीके से हमारे पास बीम होगा, इस तरीके से हमारे पास सिंगली रेनफोर्स बीम होगा, जहाँ पे बॉटम में स्टील एज अ रेनफोर्समेंट लगा होगा, स्टील एज अ रेनफोर्समेंट लगा होगा, जिससे हम ST से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक चीज़ बताना, ये बार जो है, सॉरी ये बीम जो है, बीम कुछ इस तरीके से रखा होगा दो सपोर्ट्स के बीच, ऐसा एज्यूम करके चलो, और ये बॉटम में स्टील लगा होगा, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बॉटम की स्टील को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताना, जब बेंडिंग होगा, जब लोड लगने के बाद इस बीम में बेंडिंग होगा, तो बेंड होने के बाद बीम का शेप कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। क्या यहाँ तक आप कनेक्ट कर पाते हैं? यहाँ तक तो आप जानते ही होंगे, इसके पहले भी लेक्चर्स में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है, किस तरीके से बेंडिंग होता है, ये भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कुछ बताने वाला हूँ। ये क्या है? ये हमारा स्टील है। ठीक है, ये स्टील है। एक चीज़ बताना कि जितना कर्वेचर इस लेवल पे, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, जितना कर्वेचर हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, जितना कर्वेचर ये स्टील बना रहा होगा, क्या उतना ही कर्वेचर जो इस लेवल पे कंक्रीट लगा है वो बना रहा होगा? बात समझ में आ रहा होगा। कर्वेचर मीन्स 1/r, 1/r किसका? कंक्रीट का इक्वल टू हो जाएगा और 1/r स्टील का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। क्योंकि दोनों तो, अगर दोनों की बात करें तो कर्वेचर कहीं यहाँ पे मिल रहा होगा,
अगर इस लेवल पे बात करें तो जितना कर्वेचर स्टील बना रहा होगा क्या उतना ही कर्वेचर कंक्रीट बना रहा होगा। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक हमको बात समझ में आ जाती है। ठीक है, अब देखो, अब मैं करने क्या वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जानते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E बाई R। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, ठीक है, जानते हैं ना। अगर मैं लिखूं, अगर मैं बात करूं, ये मेरा बीम रहा होगा, सॉरी एक मिनट, मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा बीम रहा होगा और इस लेवल पे स्टील लगे होंगे। ठीक है, इस लेवल पे स्टील लगे होंगे और मैं इस लेवल पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारी बात इसी लेवल पे मैं करने वाला हूँ, कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा अगर यहाँ से एक चीज़ बताना, अगर मैं स्टील के लिए लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा स्टील वाई इक्वल टू ई स्टील कर देता हूँ उसे अपॉन आर स्टील। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अच्छा बताना, ये हमने स्टील के लिए लिखा। अगर मैं कंक्रीट के लिए लिखता हूँ तो कंक्रीट के लिए भी मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, ई कंक्रीट। ठीक है, अपॉन आर कंक्रीट। अच्छा, जब यहाँ पे बात हो रहा होगा, जब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे होगा तो न्यूट्रल एक्सिस से हम वाई डिस्टेंस पे यहाँ पे बातें कर रहे हैं, वाई डिस्टेंस यहाँ कहीं होगा, तो लगभग ये डिस्टेंस वाई कांस्टेंट होगा दोनों के लिए। समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों इक्वेशन को देखना ध्यान से। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करने वाला हूँ। किस तरीके से अरेंज करने वाला हूँ आपको दिखाता हूँ। सिग्मा ST अपॉन EST इक्वल टू हो जाएगा Y अपॉन RST। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिग्मा C, सॉरी इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, सेमी कलर में रखते हैं। सिग्मा C मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ Y। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कंक्रीट पर आ रहा होगा वो यहाँ पे लिखा गया, अपॉन EC मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इक्वल टू Y बाई RC। ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताना, क्या आपको ये मालूम है कि 1/R1 इक्वल टू 1/RC इक्वल टू 1/RST है। मतलब कर्वेचर ऑफ कंक्रीट इक्वल टू कर्वेचर ऑफ स्टील है। और क्या ये चीज़ यहाँ पे मिल रहा है? ठीक मिल रहा है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ। वाई तो कांस्टेंट है ना, दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ तो बाई इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ से आपको समझ में आएगा YC EC इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ST EST। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना समझ में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैं लिखने वाला हूँ सिग्मा ST अपॉन सिग्मा C इक्वल टू EST अपॉन EC। EST अपॉन EC, EST अपॉन EC। यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा। और EST अपॉन सिग्मा C जो रेशियो होता है, इसे ही हम M से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। M क्या होता है? M होता है हमारा मॉड्यूलर रेशियो। M क्या होता है? हमारा मॉड्यूलर रेशियो होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सिग्मा ST इक्वल टू हो जाएगा M सिग्मा C। ठीक है, M सिग्मा C। अगर मैं इसको M बोल रहा हूँ तो सिग्मा ST इक्वल टू ये हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आ चुका है ना, कनेक्ट हो रहा है ना बात। अब जरा सा पीछे जाना। पीछे मैंने क्या बताया था कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो रिस्पॉन्स है अगर हम यूनिट स्ट्रेन कंसीडर कर रहे होंगे। वो क्या है? रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स है अगर हम यूनिट स्ट्रेन कंसीडर कर रहे होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से WSM में यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर ये सिंगली रेनफोर्स बीम होगा, कुछ इस तरीके से सिंगली रेनफोर्स बीम हमारे पास होगा एक, ठीक है।
और मैं इक्विवेलेंट सेक्शन, कोई बोलता है कि इसका इक्विवेलेंट सेक्शन बनाओ, यहाँ कहीं पे एम ही होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा, यहाँ कहीं पे पर न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं करने के वाला हूँ, कंक्रीट तो रहेगा ही, ये कंक्रीट तो पूरा का पूरा रहेगा ही रहेगा, इक्विवेलेंट सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। कंक्रीट तो रहेगा ही रहेगा, और मैं इस स्टील को रिप्लेस कर दूंगा, किससे रिप्लेस कर दूंगा? कंक्रीट से। किस कंक्रीट से रिप्लेस कर दूंगा? उस कंक्रीट से रिप्लेस करने वाला हूं जिसकी मजबूती इस स्टील के मजबूती के इक्वल होने वाला है। तो क्या एक चीज बताना कि ज़्यादा कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों? क्योंकि हमें मजबूती सेम रख के चलना है, हमें मजबूती तो सेम रख के चलना है। कितने टाइम्स ज़्यादा मजबूती कितने टाइम्स एरिया बढ़ जाएगा? m टाइम्स बढ़ रहा होगा, क्योंकि सिग्मा एस टी इक्वल टू एम टाइम्स सिग्मा सी। जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है एट दिस लेवल वो m टाइम्स ज़्यादा है, जो स्टील का स्ट्रेंथ है एट दिस लेवल वो m टाइम्स ज़्यादा है। किसके स्ट्रेंथ से? कंक्रीट के स्ट्रेंथ से m टाइम्स ज़्यादा है। तो बताना, जब हम कंक्रीट यहाँ पे लगाएंगे तो m टाइम्स ज़्यादा कंक्रीट अगर लगाएंगे तब जाके इसकी मजबूती के बराबर बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे होते हैं इस एरिया को MAST, ठीक है। दूसरी चीज़ बताना, यहाँ के कंक्रीट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोड क्या बोलता है? मेरा कोड बोलता है कि जितना टेंसाइल स्ट्रेस आने वाला है वो सारे का सारा टेंसाइल स्ट्रेस हमारा स्टील डील करने वाला है, हमारा स्टील हैंडल करने वाला है। इट मीन्स कंक्रीट की मजबूती कम टेंशन में हम बिल्कुल निगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? किस तरीके से MST से रिप्लेस करना है वो भी समझ में आ गया। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम कर रहे होते ना सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी इक्वल टू m मॉडुलर रेशियो, इसे मॉडुलर रेशियो बोलते हैं, इसे हम लिख देते हैं मॉडुलर रेशियो। ये जो निकाल रहे होते हैं ना, इस वाले मॉडुलर रेशियो को शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो। अच्छा, जब शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो होता है इट मीन्स लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो भी होता होगा। हाँ, जरूर होता जी। तो कैसे होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो की बात करें, ये सब मैं हटा देता हूं, तो लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो। अच्छा, लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो कैसे निकाला जाएगा? अच्छा, मॉडुलर रेशियो क्या होता है? m क्या होता है? इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये होता है सिग्मा ST अपॉन सिग्मा C, मतलब स्ट्रेस ऑफ स्टील अपॉन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट एट अ सेम लेवल, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अच्छा, लॉन्ग टर्म की अगर बात होगी तो क्या बताना कि यहाँ पे, या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि EST अपॉन EC, अभी लिखा था ना नीचे EST अपॉन EC। अच्छा, एक चीज बताना, जब लॉन्ग टर्म की बात हम कर रहे होंगे तो क्या यहाँ जो EC होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होगा, वो कौन सा हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। क्या होगा? लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से डिफाइन किया गया है? लॉन्ग टर्म के लिए EC दिया गया है। EC जो लॉन्ग टर्म के लिए E निकाल रहे होते हैं वो होता है, जो हमारे कोड ने दे रखा है वो है 5000 अपॉन F इंटू FCK अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्रीप कोफिशिएंट होता है।
क्रीप कोफिशिएंट होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है। इट मीन्स जब हम लॉन्ग टर्म मॉडल रेशियो की बात करेंगे तो वहां पे हम कंसीडर कर रहे होंगे इफेक्ट ऑफ क्रीप को, इफेक्ट ऑफ क्रीप को, ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ क्रीप को हम कंसीडर करके चल रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात होगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या आपको याद है कि पिछले डिस्कशन में, पिछले लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि हमारा कोड रिकमेंड करता है मॉडुलर रेशियो यूज करने के लिए 280/3 सिग्मा CBC। अच्छा, अब ये बताना, ये वाला मॉडुलर रेशियो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? नहीं, ये ना लॉन्ग टर्म है ना शॉर्ट टर्म है, ये बीच का है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच का है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म होता तो इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसीडर करके हम चल रहे होते हैं, बट इन WSM हम इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसीडर नहीं करते डिजाइनिंग में, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है? मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है ये सारी बात। क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन में लेके आया हूँ, यहाँ पे दे रखा है कि कंप्यूट मॉडुलर रेशियो ऑफ WSM, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन जो दे रखा है कि कंप्यूट मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो किस कौन कौन सा मॉडुलर रेशियो कंप्यूट करना है। सबसे पहले हमें WSM से कैलकुलेट करना है, WSM। फिर कौन सा करना है? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। फिर कौन सा करना है? लॉन्ग टर्म। मतलब ये सारी चीज़ कंसीडर करना है। और दे क्या रखा है मेरे को दे रखा है कि ये हमको कैलकुलेट करना है M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है। और जिसका क्रीप कोफिशिएंट, जिसे मैं थीटा से लिखा था, क्रीप कोफिशिएंट दे रखा है, क्रीप कोफिशिएंट दे रखा है 1.6। समझ में आया? ठीक है। सबसे पहले WSM से हम कंसीडर करने वाले हैं, मॉडुलर रेशियो कंप्यूट करने वाले, ठीक है। WSM अगर याद करो तो बोलता है मॉडुलर रेशियो, जिसे हम M से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये होता है 280/3 सिग्मा CBC, 280/3 सिग्मा CBC, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट M30 ग्रेड के लिए बताना, इन द केस ऑफ बेंडिंग कंप्रेशन कितना होगा? 10 होगा, 30/10, ठीक है। और इसकी वैल्यू आती है, जो इसकी वैल्यू आई हुई है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये है 9.33। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट केस में आ गया। सेकंड केस की अगर हम बात करें, अगर हम शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो निकालें तो क्या ये M = हो जाएगा E/स्टील/E/कंक्रीट, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद करना, क्या ये दे रखा था 2 × 10⁵, मैंने स्टील वाले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। कंक्रीट के लिए हमारा कोड दे रखा है, ये ही आपको मालूम नहीं होगा तो ये मैं आपको लिख देता हूँ। इसी जो हमारा कोड दे रखा है ये है 5000√FC के। ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि अभी तक मैंने डिस्कस यहाँ तक नहीं किया है, बट आप इसे संभाल लेना कि ये दिया गया है और याद कर लेना, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ये पूछा जाता है। इसकी वैल्यू जब आती है कैलकुलेट करने के बाद तो ये आ रही होती है 7.33, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म, जब लॉन्ग टर्म के मॉडुलर रेशियो की बात मैं करूँगा तो M = हो जाएगा E/ST/EC, बट किसके लिए? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। और ये क्या होगा 2 × 10⁵ अपॉन किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये तो पहले भी आपने सीखा, FCK पहले भी आपने सीखा। अच्छा, ये FCK की वैल्यू कितना रख रहे होंगे यहाँ पे? FCK की वैल्यू यहाँ पे 20 रख के चल रहे होंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, और सॉरी 30 रख के चल रहे होंगे कि 30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए दे रखा है, अपॉन 1 + थीटा। और थीटा क्या है? थीटा क्या है? क्रीप कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.6। अगर मैं ये वैल्यू सब पुट करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेशन के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलने वाला है
वो इसके लिए रिजल्ट मिलने वाला है वो है हमारा 18.98। अब बताना सबसे ज़्यादा मॉडल रेशियो कब आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एम लॉन्ग टर्म वो सबसे बड़ा है। फिर कौन सा है, WSM मेथड से जो हम m निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ m या मॉडुलर रेशियो कब के लिए, जब हम WSM से निकाल रहे हों, और इससे भी छोटा है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा, आपको। आई होप आपने सीखा किस तरीके से क्रीप कोफिशिएंट लेने पे मॉडुलर रेशियो चेंज हो जाता है, क्रीप का इफेक्ट किस तरीके से आ रहा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक लेक्चर में लेके आया हूँ। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपको कंपटीशन के लिए ढेर सारे क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आप अपने बेसिक बहुत मजबूत कर रहे होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन किस तरीके से हमने डिस्कस किया वो मैं आपको बताया। अच्छा, एक मैं बेसिक क्वेश्चन देता हूँ और आप इसके लिए निकालो कि किस तरीके से, अगर कोई बोले कि भाई साहब यहाँ पे स्टील लगा रखा है, AST लगा रखा है, ठीक है, यहाँ ये B दे रखा है, विड्थ D दे रखा है, डेप्थ D दे रखा है, ये कोई बीम रहा होगा, और इसके लिए कोई बोल दे कि भाई साहब इसके लिए ज़रा हमको निकाल के दिखाओ इक्विवेलेंट सेक्शन, किस तरीके से इक्विवेलेंट सेक्शन बनने वाला है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे तो ये कंक्रीट तो रहेगा ही रहेगा, और हम इस स्टील को जो यहाँ पे AST लिखा गया है, AST है, इस AST को हम रिप्लेस कर देने वाले हैं। किससे रिप्लेस कर देने वाले हैं, सेम मजबूती के, सेम रिस्पॉन्स वाले किससे, कंक्रीट से, ठीक है। इसे MAST करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जरा सोचना जब हम इस स्टील के जगह कंक्रीट लगा रहे होंगे तो क्या ये हमें ये एरिया मिल रहा होगा, क्या हमें ये वाला एरिया मिल रहा होगा, ठीक है, ये एरिया हमें मिल रहा होगा। ये हमने क्या लगा दिया, इस स्टील के मजबूती के बराबर कंक्रीट लगाया, इस स्टील के मजबूती के बराबर कंक्रीट लगा दिया। एक बात क्लियर। और यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ से AST को हटाने के बाद लगाया ना, तो क्या यहाँ से हमें AST माइनस करना पड़ेगा। फिर से समझना, पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे AST स्टील था, इस स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। क्या यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे तो स्टील नहीं है ना, स्टील तो अब यहाँ चला आया। जब स्टील यहाँ चला आया तो MAST तो आ गया पूरा, बट अब स्टील को यहाँ से हटा दिया है तो क्या यहाँ पे एक AST माइनस करना पड़ेगा। क्या ये निकल के आएगा M-1 AST। अच्छा, ये आ गया ना। कोई पूछे कि इस हाफ पोर्शन का बता दो इक्विवेलेंट एरिया कितना होने वाला है, तो क्या ये हो जाएगा M-1 AST डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को ना हम यूज कर रहे होते हैं जब डबली रेनफोर्स बीम को डिज़ाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं इन केस ऑफ WSM मेथड। ये तब हो रहा था जब कोई एजम्पशन नहीं दिया गया था कि हमें स्टील कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देना है इन केस ऑफ टेंशन। बट जब हम अपना एजम्पशन लगाने के बाद एनालिसिस करते हैं, अगर ये बीम रहा होगा और यहाँ पे स्टील रहा होगा, अगर हम इसके लिए इक्विवेलेंट सेक्शन बना रहे होते हैं, अगर यहाँ कहीं पे न्यूट्रल एक्सिस रहा होगा तो हम क्या करते हैं, ठीक है भाई साहब, ये तो हमारा पूरा कंक्रीट रहेगा, क्योंकि कंक्रीट तो कंप्रेशन में रहना ही रहना है। बट क्या करने वाले हैं, हम इस स्टील के बराबर, इस स्टील के मजबूती के बराबर क्या यूज करने वाले हैं, कंक्रीट को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे कंक्रीट को यूज़ करने वाले हैं, और इसका जो हम एरिया बोलते हैं उसे MAST बोलते हैं। अच्छा, क्यों मैं यहाँ पे M-1 AST नहीं लिख रहा हूँ, बोलना जरा क्योंकि मैंने यहाँ पे कंक्रीट को कंसीडर ही नहीं किया। जब कंक्रीट को कंसीडर ही नहीं किया तो मुझे क्या ज़रूरत है M-1 लिखने का, इसलिए डायरेक्ट मैं MAST लिख रहा होता हूँ। ये कैसा था, ये हमारा इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन था। अच्छा,
एक चीज़ और मैं बताऊं, जितनी मजबूती इस स्टील की होगी ना उतनी ही मजबूती इसकी होगी, क्योंकि हमने क्या किया, ई अपॉन स्टील इक्वल टू ई अपॉन कॉन्क्रीट इक्वल टू एम किया, यानी ई एस टी इक्वल टू एम इसी किया, यही तो कर रहे होंगे ना, यही तो कर रहे होंगे। मतलब जितना रिस्पॉन्स मतलब क्या है, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब हमने जितना रिस्पॉन्स ये एरिया देने वाला है उतना ही रिस्पॉन्स ये स्टील देने वाला है। अच्छा, ये क्यों कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमने एजम्पशंस में बोल रखा है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट और स्टील के लिए होगा ना वो कांस्टेंट होगा, वो थ्रू आउट एनालिसिस कांस्टेंट होगा, इसीलिए तुम कर पा रहे हो ऐसा। ठीक है, और क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने बोल रखा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होगा ना वो लीनियर होगा। सबसे पहले मैं हुक्स लॉ से इसीलिए इस एनालिसिस को स्टार्ट किया, इस लेक्चर को स्टार्ट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो का क्या इफेक्ट होता है, मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। इसके बाद मैं लाने वाला हूँ एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय WSM मेथड, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है क्योंकि आप अभी तक सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके होते हैं। सो आई होप आप उसको भी एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए आप पिछले लेक्चर्स रिवाइज करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।